हमारे लिए ऐसा एक सेशन है। क्या है कि घिसे पिटे सवालों को लगवाने की अगर बात होती तो बहुत सारे बड़े खजाने में लगवा देता। सवाल जैसे वर्तमान स्थिति में पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो सवालों किसी किताब से नहीं ले रहे, सवाल को हाथ से लिख के बना रहे हैं, ना कि किसी किताब से लेके। और फिर जैसे डीआरडीओ के लिए है तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो कुछ और है कि नहीं। तो इससे हमारा क्या होगा, डीआरडीओ तक हम लोग एक एक बार फिर से क्या, जैसे मशीन, मोटा मोटा पॉइंट, और कहाँ गलतियां कर रहे हो उन पे बात, वो आज का है। तो ये हमारा लगभग 2 घंटे का सेशन तो आज का है। कल हम मशीन के सारे टॉपिक से, ज़्यादा नहीं, 10-10 सवाल, लेकिन सब टॉपिक से कल ही हो जाएंगे हमारे। परसों पावर, और से अगले दिन इसके ऑब्जेक्टिव। तो जब तक तुम पेपर देने जाओगे डीआरडीओ का, तब तक हम यूपीपीसीएल के लिए फिर से एक बार पढ़ चुके होंगे। टाइटल हम हर एक ज़्यादातर क्लासेस में हम विक्रांत बैच इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट तो असली में वही है, यूपीपीसीएल। लेकिन हम बीच में आ गए तो इसको मत छोड़ो, इसे फोड़ो। हाँ भाई राकेश, ठीक ठाक है? तो तेरा पेपर वेपर बढ़िया होगा? चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, हम तो तैयार है उस चीज़ के लिए ना, हमारे लिए वो नई चीज़ नहीं है। हैं? तुम्हें शिकायतें ज़्यादा रहती है ना। मेक्स इट्स इम्प्रूवमेंट, इंग्लिश में कहावत है, डोंट मेक एक्सक्यूज। बहाने मत बनाओ, अब पढ़ाई करो। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी बार पढ़े बताओ? हमने लक्ष्य बैच में हमने पढ़ाई है भाई, विक्रांत बैच में गुरुजी ने पढ़ाई, बीच में डिजिटल की क्लास हमने लगाई थी। तो जितनी बार टीचर तुम्हें 50 बार पढ़ा देगा, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक ये चलता ही रहेगा। मतलब जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और जब खुद से पढ़ लोगे, मार्क करने लग जाओ अब खुद की कमी को। 1 महीने का टाइम है, मार्क कर लो कमी कहाँ है, उस पर मेहनत कर लो। जैसे मैंने टीम को बोला है कि जितने भी रटने वाले डाटा हो सकता है उसे 4-5 पेज में कलेक्ट कर लो पूरे को। जितना भी रट्टा मार वाला है, दाया वाया जितना भी है, तार धूर का, एक फाइल में कलेक्ट कर लो 4 से 5 पेज में, और बच्चों को थमा देंगे, लो भाई रट्टा मारो। वहां भी मजबूत है, थ्योरी आ जाए उसमें मजबूत हो, न्यूमेरिकल आ जाए, मजा ही आ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। वो तो हमने तुम्हें लिखवा के इम्पोर्टेंट मार्क करवा रखा। अरे सर, वो 16 वाले टेस्ट वाले पेपर में जो 16वां हुआ था, उसमें 88 या 89 क्वेश्चन था। उसमें भी हम मतलब टेस्ट जब दे रहे थे उसमें भी वही गलत किए, वहाँ भी वही गलत किए सर। गलत हो गया वह सुधार। सर। टेस्ट में मतलब टेस्ट में भी वही क्वेश्चन था, कोई टेस्ट में गलत कर चलो दिया। जी, अब 6:10 हो रही है, और 8 बजे तक अब कोई बच्चा क्लास के बीच में बोलेगा नहीं, क्योंकि इसलिए माइक बंद करके मैंने ये बात कही तुम्हें। सिर्फ सुनना है कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। तुम लीग से हट जाते हो कई बार हम लीग से हट के बातें करने लग जाते हैं, तो वो कुछ नहीं। अब 8 बजे तक का टाइम है। किसी को अति भूख लग रही, चुपचाप जाना, ठीक है जी, अपने अपने जीवन में प्रायोरिटी है, खाना खाना आके बैठ जाना, लेकिन 8 बजे तक कोई बच्चा हिलेगा नहीं। ना कोई बोलेगा। चलो जी, डीआरडीओ टेक्नीशियन है जी, ए, यही तो है भाई। और आज है हमारा ये समर्पित
इलेक्ट्रिकल मशीन को। अच्छा जी, अब देखो जो ऑब्जेक्टिव रटने वाला है, ये बात मैं ऑनलाइन वालों के लिए कह रहा हूं, वो तो पतली गली से पहले निकल ले चचा के पास, और जिसे अपनी कमियों को दूर करना है वो अब सुन ले मेरी बात। सिर्फ आज के वर्तमान स्थिति में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ये 4 शब्द है, ने पकड़ लो। नॉट करेक्ट, जिन पर हमारा पहले भी फोकस रहा। दूसरा है नॉट इनकरेक्ट। अब नॉट इनकरेक्ट को ही नॉट इनवैलिड, नॉट रॉन्ग, इन शब्दों से भी डिनोट कर रहा है। बताओ हम सही है कि नहीं? मतलब नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनवैलिड, नॉट रॉन्ग, इनका एक ही भाव है, याद रखना हमेशा। दूसरा आता है, देखिए, एक है नॉट करेक्ट, एक है हमारा नॉट इनकरेक्ट और नॉट इनवैलिड। एक अलग तरह के सवाल और है, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में भी 2 प्रकार के सवाल है जो आजकल हर एक एग्जाम के ट्रेंड में है बेटा। वो 2 तरह के सवाल देखो जी, ये बात नहीं तुम्हें को सिखाता, ये जड़ है। देखो भाई अरुण जी, इसमें 2 स्टेटमेंट के क्या है। एक सवाल है सिंगल टॉपिक इंफॉर्मेशन। सिंगल टॉपिक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड सवाल जब भी स्टेटमेंट में आएगा तो ये सवाल चला जाएगा इजी, यानी कि यह आसान है। यानी कि एक टॉपिक की जानकारी पर आधारित। अगर एग्जामिनर को पेपर आसान बनाना है लेकिन इसके ऑप्शन को लिखने का तरीका घुमाना है, तो फिर यहां पर इंट्रोड्यूस करेगा जी एक सब्जेक्ट के मल्टी टॉपिक को। मल्टी टॉपिक के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर बात करेंगे, ये हो जाता है हमारा मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है बहुत ना आसान होगा ना बहुत मुश्किल होगा। अभी तक आप लोगों पे नहीं आया, लेकिन डीआरडीओ में खैर अब तक तो जो भी पेपर हुए उतने टफ पूछा नहीं, लेकिन वही है कि बहुत ज्यादा सपने में जीने की आदत तो छोड़ दो। अब स्टेटमेंट में नया अगर कुछ आ सकता है, चाहे डीआरडीओ में चाहे पीसीएल में, यहां तक एग्जामिनर जा चुका है अभी तक, और यहां तक अभी नहीं गया, तो पहले ही आगाह कर रहा हूं, मल्टी टॉपिक इंफॉर्मेशन ये मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा। और एक आता है फिर जो सबसे टफ है, मल्टी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। अगर वो वहां जा रहा है भाई, तो इसका मतलब है फिर बहुत अच्छे लेवल का पेपर है, यानी हार्ड लेवल का पेपर है। तो अब तक यहां तक तो टच किया है, आगे के दोनों कंडीशन छोड़ दिया है। जैसे अगर हम सिंगल टॉपिक इंफॉर्मेशन पर बात करें, तो जैसे इसने स्टेटमेंट लिखे जी, ट्रांसफॉर्मर आवृत्ति नहीं बदलता, है ना। एक दे दिया ट्रांसफॉर्मर पर, फिर दे दिया कि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज व धारा के मान को नहीं बदलता। ठीक है बच्चों, एक और दे दिया इसमें
कि ट्रांसफॉर्मर एक घूमने वाला डिवाइस है, घूमने वाली मशीन है। एक और, तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रांसफॉर्मर से ही है, ये अब तक चला है। अब जैसे मल्टी टॉपिक इंफॉर्मेशन, लेकिन एक ही सब्जेक्ट के, जैसे आपको दें, पहला स्टेटमेंट दे दे ट्रांसफॉर्मर से, अच्छा जी, दूसरा दे दे इंडक्शन मोटर से, तीसरा दे दे सिंक्रोनस मोटर से, और ये दे दे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से। ले बेटा भाग कितना चलेगा। और फिर इनके कॉम्बिनेशन पर बनाकर ऑप्शन दे, भाई सच्चाई का सामना करो या सच्चाई से भाग लो, एक ही तरीका है। मतलब ट्रांसफॉर्मर पर कुछ स्टेटमेंट, इंडक्शन पर, और 4 नहीं, ऐसा रूल नहीं है दोस्त, 5 भी हो सकते हैं। और फिर इनके कॉम्बिनेशन पर नीचे ABCD ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन। अच्छा जी, अब तक इसके बारे में नहीं विचार हुआ। जैसे मल्टी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, एक आपको मशीन से संबंधित कुछ दे दिया, मतलब ये तब है जब बच्चे को भगा भगा के मारना हो भाई। ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, लेकिन इनमें प्लस पॉइंट यही है कि बहुत डेप्थ में नहीं पूछता, पूछेगा बड़ा आसान। फिर इसने एक दूसरा स्टेटमेंट पावर सिस्टम से दे दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इनका नंबर आएगा, बच्चा इनको भी अब पढ़ के जाने लगा इस तरह के, अब धीरे धीरे इनका नंबर लगेगा। मतलब पूछेगा आपसे वही वोल्टेज को घटाने बढ़ाने, नॉर्मल नॉर्मल से स्टेटमेंट लिखेगा। एक दे देगा बेसिक से उठा के कुछ, एक दे देगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से उठाकर। भले ही सवाल नॉर्मल पूछा कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में कार्य करती है एक बंद स्विच की तरह, सवाल नॉर्मल लिखा, और यहां पर जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का KCL आधारित होता है लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन पर। लेकिन ये मानो कि ये तब है जब आपको अपने पूरे कोर्स के बारे में जानकारी अच्छी है। ये वर्तमान में ऑब्जेक्टिव पूछने का सिनेरियो है इस तरह का। अब देखो जी, आपसे गलतियां कहां होती है, बच्चे से गलतियां देखो, क्योंकि आजकल ना बच्चे क्या कर रहे हैं, मशीन, अपने आप को मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी चीज सीखने को चाहते नहीं, और वही ट्रेंड चला रहा है घिसा पिटा। उससे बाहर आने की आवश्यकता है, उस फेज से, उस जोन से। और एग्जामिनर ने 2 बार चेता दिया आपको कि वो जमाने चले गए कि किसी एक किताब को रट के जाओगे काम चल जाएगा, पढ़ के जाओ, समझ के जाओ चीज को। अब देखिए गलतियां सबसे ज्यादा कहां हैं, चाहे आप अपने किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, टेस्ट सीरीज उठा के देख लो, बच्चों से सबसे बड़ी जो मिस्टेक है मेजर, नो डाउट मेहनत बहुत कर रहे हैं, ये सब इससे ऊपर है दोस्त। मेहनत सॉलिड, कोई कमी नहीं है, बहुत सुपर है, इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम सॉलिड चल रही है, इसमें कोई वो नहीं है। सोच भी बढ़िया है, पॉजिटिव अप्रोच चल रही है, सकारात्मक विचारधारा है एग्जाम को पास करने की। पूरी पूरी रात चल रही है, टेस्ट पेपर भी लगा रहे हैं, ये भी नहीं है कि टेस्ट पेपर नहीं लगा रहे, तो ये भी चल रहा, ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन ऑब्जेक्टिव सही तरीके से नहीं कर रहे, पहली गलती। और दूसरी गलती, इन सब चीजों को जानने के बावजूद भी बच्चा अनजान बना हुआ है। बहुत सारे कुछ कड़वी बातें हैं, बोल दूंगा तो शायद तुम में से भी किसी को बुरा लग जाए। ये सब चीजों करने के बाद में रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती है। समय रहते ही काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मेहनत, बिल्कुल हार्डवर्क करने से अपने आप को बिल्कुल दुखी कर दो यार, जिस लेवल पे जाना चाहते हो ना, उतना पूरा दुखी कर लो अपने आप को। लेकिन जब तक इन कुछ गलतियों पे काम नहीं होगा दोस्त,
तब तक रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब चीजें धरातल पर उतारना, ये मतलब होता है एग्जाम को पास करने की लास्ट स्टेज यही तो है, रिजल्ट आना, अच्छे नंबर आना। सबसे मेजर आज के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है? सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ना, ये मेजर प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर प्रॉब्लम दोस्त ये है। दूसरा देखो, ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ना, मेजर प्रॉब्लम। मानो ना मानो, ऑप्शन में यूनिट को ध्यान से ना देखना, सही करने के नंबर मिला करते बेटा, रात दिन पढ़ने के नंबर नहीं मिला करते। एग्जामिनर को कैसे साबित करोगे कि आपने बहुत रात दिन मेहनत की है? नंबर लाकर, ना कि जाके उसे पत्र लिख के आओगे कि हमने बहुत मेहनत की, हमें पास कर दो। ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं। आपकी मेहनत इन कुछ पॉइंट की वजह से दिखेगी नहीं, फेल। और भी चीजें इसमें जोड़ना चाहें, और भी चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर तरीके से हल ना करना। ऑब्जेक्टिव कैसे चल रहे हैं? जैसे एक सेशन मैंने लगा दिया ऑब्जेक्टिव का, तो चल ये रहा है कि ट्रांसफॉर्मर नहीं बदलता है, आवृत्ति चल ये रहा है। अब इसमें एक बात बताओ कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव लगाने में कंट्रीब्यूशन किसका है? 80% टीचर का और 15 से 20% स्टूडेंट का। ऑब्जेक्टिव रियली में होना चाहिए था कि अगर ट्रांसफॉर्मर का कोई सवाल है तो पहले 5 मिनट लो और जितने पॉइंट ट्रांसफॉर्मर से जानते हो ना, इनकी धज्जियां उड़ा दो दिमाग में, पूरा घुमा दो दिमाग में ट्रांसफॉर्मर को समझते हुए। फिर ये जरूर मार्क करें कि आपसे कहां गलतियां होती है, कि मेरे से ट्रांसफॉर्मर में हमेशा इस पॉइंट पर गलतियां होती है, उस पर काम करें। दोस्त, वर्तमान में अगर एग्जाम को पास करना है तो आपके बोर्ड पर वो चीजें लिखी हैं जो तुम्हें सफलता दिला सकती है। चाहे आप ITI वाले चले जाओ, चाहे जे वाले चले जाओ, यह है आपकी सफलता का मूल मंत्र। चाहे आप DRDO में जाओ, चाहे आप UPPCL में जाओ, UPRML में जाओ, किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हो यदि इन पे तुमने काम कर लिया तो। लेकिन समस्याएं बहुत है जीवन में, काम ही नहीं करते, क्योंकि आजकल बच्चे में पेशेंस नहीं है। अगर मैंने कहा कि भाई पढ़ लो तो वो पेशेंस नहीं है। चलिए जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां कहां गलतियों का चांस होता है और किस तरीके से रिवाइज होना चाहिए। तो आज का सेशन है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन के महत्वपूर्ण बिंदु का, इंपॉर्टेंट पॉइंट का, और कल हमारे सेशन रहेगा पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर आधारित, आज के वर्तमान सिनेरियो को मैच करते हुए। नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, देखिए इन तीनों शब्दों का जो मतलब है, एग्जामिनर हीरो बन रहा अपने आप को, इनका मतलब करेक्ट है, कि वो आपसे करेक्ट पूछना चाह रहा है कि करेक्ट क्या है। नॉट इनकरेक्ट, जो गलत नहीं है, गलत नहीं है मतलब सही है। तो आपसे ये करेक्ट को जानना चाह रहा है, लिखने का बस एक तरीका अलग है।
चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़े। तो सबसे पहले देखिए कि वर्तमान सिनेरियो में गलतियां हो कहां रही है, और सबसे पहले मैं लेता हूं जी डीसी मशीन को। अब जैसे एग्जाम नजदीक होता है फिर से देख लो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन लक्ष्य यह है कि आप लोगों में से जितने बच्चे भी जुड़े हैं इनमें से कोई ना कोई एक टॉपर बने, और मैं तो मेरी दिली इच्छा है रैंकर्स में आए, अच्छी रैंक के साथ में चलें, ताकि मेरिट को आप लोग डिसाइड करो। चाहे वो बच्चे ऑनलाइन दिल से जुड़े हो, आप लोग जुड़े हुए हो, मेरिट को आप लोग डिसाइड करें। बाकी लोग तो निचले स्तर का सोचे और तुम लोग रैंक के बारे में सोचो। तो उसके लिए महत्वपूर्ण जो बिंदु तुम्हें बताए हैं उन्हें अपने स्टेटस पे लगा लो दोस्त, और कुछ भी हो इन्हें नहीं छोड़ना। जैसे डीसी मशीन में डीसी जनरेटर के कुछ पॉइंट देखो जी जहां बच्चा गलतियां कर रहा है, गलतियां भी और इंपॉर्टेंट भी। जैसे हम डीसी जनरेटर कह रहे हैं, डीसी जनरेटर में बेटा स्टेटर होता है, स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग है जी, इसमें रखी है जी फील्ड वाइंडिंग। बता देना मुझे भाई अगर हम गलत जाए तो। रोटर में रखी है भैया आर्मेचर वाइंडिंग, यहां रखी है आर्मेचर वाइंडिंग। देखो जी एक शब्द पढ़ा है आपने कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का दूसरा नाम स्प्लिट रिंग भी कहा जाता है। जैसे तो ये बना किसका है, जैसे इसने नाम दे दिया तो ये बनाकर रखते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना होता है जी। अच्छा बेटा देखो एक तो यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि ये इन्वर्टर या कन्वर्टर, कन्वर्टर का मतलब होता है दोस्त एसी डीसी, डीसी एसी, तो दोनों काम कर सकते हैं। अगर डीसी जनरेटर है तो ये एसी को डीसी में बदलता है, और ये काम करता है यांत्रिक रेक्टिफायर के तौर पर, एक मैकेनिकल रेक्टिफायर के तौर पर। ठीक है, याद रहेगा बेटा। आपके लिए आसान सी चीज ये है कि इजी बराबर में एन पी फाइव जेड बाई 60 है। फिर से सुन लो, ये वोल्ट में आती है, लेकिन बेटा वोल्ट में तभी है जब ये फाइव भी वेबर में हो। तो फाइव को हमेशा किस में पुट करना है, वेबर में। गलतियां भरमार है। एन जो दे रखा है ना ये आरपीएम में है। मैं कहां गलती करवाता एग्जामिनर के तौर पे, अगर मैं सोचता तो मैं गलती ये करवाता कि जो एन है मैं ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में देता, और यहां मैं बच्चों को फंसा लेता। हमने कहा कि हम आरपीएस में अगर इस फॉर्मूला को लिखते हैं तो ये दोस्त ई जी बराबर में एन पी फाइव जेड अपॉन ए होता। ये नहीं, क्या कहा, गलती होने की संभावना को एलिमिनेट कर दो। अगर ये आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकंड में होता तो सूत्र ये बन जाता बेटा, हमेशा याद होना चाहिए, रहेगा याद। देखो जी ई जी प्रोपोर्शनल लिखा करते हो समानुपाती बेटा, ये आता है एन फाइव, तो गति से डिसाइड होता है और बेटा फाइव से डिसाइड होता है। मेरे हिसाब से इसमें आपसे कभी गलती नहीं होगी, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर इंपॉर्टेंट से देखो तो बेटा एक इसका आप ना तुल्य परिपथ बनाया करते हो, यहां भी गलतियों के चांस अच्छे खासे बन जाते हैं। आज सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगा जो पेपर में डायरेक्टली आपके लिए जरूरी है कि याद होने चाहिए। अगर याद है ना तो ऑब्जेक्टिव कुछ है ही नहीं आपके सामने।
जैसे हम तुल्य परिपथ बनाते हैं तो ये लिखा करते हो आप ईजी। जनरेटर में ईजी सदैव बोलो बड़ा होता है टर्मिनल वोल्टेज वी से। ये होता है बेटा आर ए और ये बनता है देखिए आई ए। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसी चीज बच्चों से खुद देख रहा हूं, मैं एग्जाम में भी जब कॉपियां भी चेक करता हूं तो मैं ऐसी चीज देख रहा हूं कि बच्चा डैम्पर वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इनमें अंतर ही नहीं समझ पा रहा, कौन सी कहां इस्तेमाल हो रही, किस मशीन में इस्तेमाल हो रही, ऊट पटांग टाइप कुछ भी लगा दे रहा। तो हमेशा ईजी ज्यादा होगा तभी तो ये जनरेटर है। तो बेटा इस पर भी न्यूमेरिकल आता है और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ज्यादातर धारा पूछता है। हमेशा याद रखना है कि ईजी बराबर में V प्लस आई ए आर ए। अब देखिए बच्चा कहां टूट जाता है, इसी ने लिख दिया कि V बराबर में ईजी माइनस आई ए, ये बेचारा टूट गया जी, उसे लगेगा पता नहीं क्या तूफान दे दिया। अरे भाई याद रखो जनरेटर है तो ईजी ज्यादा होगा, टर्मिनल पे वोल्टेज कम मिलेगा। देखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर के लिए इसमें मैक्सिमम पावर पर आधारित भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, V बराबर में ईजी बाई 2। अब देखो जब हमने ये कंडीशन पढ़ लिया, मान लिया इसने न्यूमेरिकल दे दिया, कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल दे दिया बेटा, और न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा दे दिया कि जनरेटेड वोल्टेज ये ईजी का जो मान है वो 100 वोल्ट है, तो अधिकतम पावर के लिए टर्मिनल वोल्टेज बताइए। तो हम मार्क कितना करते 50। तो ये याद रखिए कि कंडीशन क्या है, बहुत बार बच्चे अपना जल्दबाजी है, ये छोटे छोटे मिस्टेक करके आ रहे हैं और हो रही हैं। क्या लगाना V बराबर ईजी बाई 2 था, लगा दिया ईजी बराबर V बाई 2। तो जब चीजें आसान आ जाए तो अपनी एक्यूरेसी और बढ़ा दीजिए, ये होता है हमारे लिए जरूरी। अलग अलग से हम क्लासिफिकेशन किया करते हैं। एक बात बताओ, एक सवाल है बहुत बढ़िया, मैंने ये कहा सवाल में, मैं इसीलिए तो ये सेशन भी रखा है कि तुम्हें आगाह करूं कि यार कहां गलतियां कर रहे हो। देखे सवाल ये है कि एक डीसी जनरेटर को बेस गति से ज्यादा पर चलाने के लिए, कौन सी गति, बेस गति से ज्यादा पर, आज ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बोलूंगा मैं तुम्हें, ऐसे लिखा भी दें हम एक ऑब्जेक्टिव, बेस गति से ज्यादा पर चलाने के लिए कौन सी गति नियंत्रण विधि यूज करते हैं। कितना हो गया, जल्दी से बोलो। अरे कभी कभी देर वेर भी कर दिया करो। अच्छा, हमने कहा बेस गति से ज्यादा पर चलाने के लिए कौन सी गति नियंत्रण विधि का इस्तेमाल करते हैं, याद है कौन सी है, क्या, फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स विधि। देखो हम जमीन पे इसीलिए तो ला रहे हैं, इसलिए ये क्लास जरूरी है, इसलिए हम जरूरी है।
डीसी जनरेटर में गति नियंत्रण विधि पढ़ी आपने? कमी कहां है? तो इसे ना कोई पकड़वाने की कोशिश कर रहा ना पकड़ रहे, बस चल रहा वही घिसा पिटा मामला और तुम खुश। अब तेवतिया, डीसी जनरेटर में गति नियंत्रण विधि पढ़ाई क्या किसी ने? पढ़ाई हो तो बताओ। पहली बात, गति नियंत्रण बिल्कुल नहीं पढ़ाई। गति घटा बढ़ा सकते हो भी टरबाइन इनपुट या फिर गवर्नर सेटिंग को, या फिर जो भी आपने प्राइम मूवर इस्तेमाल कर रहे हो उसकी गति बढ़ाकर। अभी देख लो कमी कहां, मेहनत की ना रात दिन, तो कमी देख लो जो बोर्ड पे लिखा है पूरा देखो सामने। तो डीसी जनरेटर में भाई गति नियंत्रण की कोई विधि उपयोग में नहीं लाई जाती। बताओ सिखाया क्या? लिखा ना सामने डीसी जनरेटर, फंसा लिया तुम्हें एग्जामिनर ने, होगी धुलाई। यही सवाल है जो वर्तमान में चल रहे, लेकिन बच्चा नहीं बेचारा पढ़ रहा, उसे लग रहा है कि वैसे काम चल जाएगा भाई, पेपर आसान। चलिए जी, तो ये आपका हो गया गलत। देखो हमने जो बोर्ड पे लिखे हम वैसे नहीं है, हमने बकायदा लिखा है सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ना, ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ना, ऑप्शन में यूनिट को ध्यान से ना देखना, हमने बकायदा ये लिखा है। चलो जी, अब आपको थोड़ा सा और जमीन पर लाने का काम हम कर लें। हमने कहा ना बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये रहा सवाल। 8 बजे तक तुम्हें घुमा दूं जरा मैं, सामने आपके ऑब्जेक्टिव सवाल है जी। खुश कर दिया ना जनरेटर बता के तुम्हें। बताइए जल्दी से। सवाल क्या था? ये था। अब सोच रहे होंगे यार सम आप, अभी मोटर की बात चल रही थी, आपने क्या लगा दिया ये। है जी, अभी तो जनरेटर चल रहा था। अब देखो शंट मोटर पढ़ाया, अब ऑब्जेक्टिव तुम्हें दिमाग में लाता हूं सारे घुमा के। शंट मोटर हो या जनरेटर हो, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। जब भी कभी, ये भाई जल्दी तो नहीं क्योंकि मैं 10 ही सवाल पहुंच पाऊंगा 2 घंटे में, मेरे बस की बात नहीं है ये मशीन की तरह। मैं 2 घंटे में 10 ही सवाल करवा सकता हूं तुम्हें, इतनी क्षमता है, बुढ़ापा आ गया भाई। हाँ, जैसे हम शंट वाइंडिंग की, लेकिन सवाल तुम्हें हजारों बता दूंगा। शंट वाइंडिंग की हम बात करते हैं बेटा, एक बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव बनता है कि ये मोटे या पतले तार किससे बनती है। तो हमेशा याद रखो कि ये पतले पतले तार के ज्यादा टर्न से बनती है। कर सकते हो आंसर? अच्छा जी, जब हम सीरीज वाइंडिंग की बात करते हैं, सीरीज वाइंडिंग बेटा, वेरी गुड, मोटे तार के कम टर्न से बनती है। अरे नहीं आया बुढ़ापा कभी जयप्रकाश, तू दिल से ले ले। मैं कहा 30+ तो आदमी बुढ़े हो जावे, कभी ये सोचे बैठे कि मैं भी होगा बुढ़ा, ये तो ले रहे भाई। सीरीज वाइंडिंग बेटा मोटे तार के कम टर्न से बनाएंगे। ओके जी, देखो अगर बेटा हम शंट मोटर की बात करते हैं, अब सुन लो, देखो कितने प्यारे प्यारे मोटर है ये। अच्छा दोस्त, सेल्फ स्टार्ट होता है कि नहीं होता? सेल्फ स्टार्ट होता है, लगभग कांस्टेंट गति से चल लेता है। टॉर्क कम होता है, बहुत उच्च नहीं होता ना बहुत कम होता, ठीक ठाक ही हो जाता है बेचारा। इसकी जो विशेषता तुम खींचते हो, जब बेटा आप IA और टॉर्क के बीच विशेषता, सॉरी स्पीड, तो देखो नो लोड पर ये होती, ये आ जाती है ना, तो लगभग स्थिर गति से चला करता है। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखिए जरा, IA और टॉर्क
फॉर्मूला देखो, टॉर्ग प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। संट में बेटा फाई होता है स्थिर, तो आइए ये मिलता है। रेखीय बना, ये बना जी रेखीय। पूरी मशीन पढ़ लो बढ़िया से। अगर हम जैसे टॉर्क और स्पीड की बात करते हैं, तो लगभग जो स्पीड के कम होने से जो गिरावट देखने को मिलती है, ये सिर्फ इनवर्सली है और कुछ नहीं है। तो बहुत कम चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन मिलेगा थोड़ा कम ही। टॉर्क बढ़ने से गति कम होती है। ये संट की विशेषता थी, बड़ी प्यारी सी विशेषता है। अच्छा जी, फिर सीरीज की देखो। सीरीज की विशेषता पर बात करें तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए। अच्छा जी, इसमें कहा यह गया है, इसमें यह कहा है कि भाई ये एक ऐसी मोटर है जिसे कभी भी आप नो लोड पर सपने में भी नहीं सोच सकते चलाने, क्योंकि अनंत गति से चला करती है। और ये एकमात्र ऐसी मोटर है जो बहुत हाई स्पीड से 20,000 आरपीएम से भी चल सकती है भाई। अच्छा जी, फिर प्यारे बच्चों इसी में आई ए और टॉर्क के बीच में जो देखने को मिला, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई ए इस पर ये बना करता है पैराबोला है। और हाइपरबोला हमेशा याद रखो बना करता कुछ ऐसा जी। अरे भाई जी, तो ये मिलता है हमें पैराबोला। फिर सीरीज में हमेशा दिमाग में ये सेट रखो, मतलब ये सारे मोटर की जड़ है, यही आता है। इसी को आप ये लिखते हो कि एन 1/√T। तो ये जो हमें देखने को मिलता है, ये मिलता है ऐसा। ठीक है जी, यानी कि ट्रैक्शन जैसे लोड के लिए सीरीज बढ़िया आया था। ठीक है बेटा। अब देखो कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव में कलाकारी ये हो जाती है कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है ना, ये ज्यादा मिलता है, तो टॉर्क तो बड़ा प्यारा मिलेगा है भाई। दोनों जुड़ गए, टॉर्क तो बहुत अच्छा, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी। अरे स्पीड कम होगी, क्यों होगी? क्योंकि स्पीड के होता है जो मोटर में बेटा EB/φ। स्पीड कम, लेकिन कम का मतलब है बहुत कम नहीं, कम। अच्छा जी, अच्छा अगर लोड बढ़ रहा है तो लोड बढ़ने के साथ में यहां हमें प्लस पॉइंट ये देखने को मिलता है कि जो फाई है वो थोड़ा बड़ा, तो टॉर्क हमारा बड़ा। टॉर्क बढ़ने का मतलब ताकत। अच्छा जी, इससे उल्टा देखो जरा डिफरेंशियली। ओके, ए भाई लोड बढ़ा, सोचो लोड बढ़ा, ये जुड़ी होती है सीरीज में, फाई ऐसी बढ़ा, रिजल्टेंट और कम, रिजल्टेंट या कहें कि रिजल्टेंट फ्लक्स कम। रिजल्टेंट फ्लक्स कम का मतलब है रिजल्टेंट टॉर्क कम। अपने आप से लोड प्रभाव ले रहा है कि नहीं? इसीलिए डिफरेंशियल को हम यूज नहीं करते। यदि लोड इंक्रीज लोड बढ़ेगा तो इससे जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो कम। रिजल्टेंट टॉर्क कम होना मतलब लोड से बहुत ज्यादा इफेक्टेड, स्वतः लोड बोलते हैं इसे। पूरी मशीन्स में एकमात्र ऐसा मोटर यही है बेटा इनमें डिफरेंशियली जो सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी जिसमें सबसे अधिक देखने को मिलेगी, यानी कि जो लोड के चेंज होने से डायरेक्टली सबसे ज्यादा इफेक्टेड दिखेगा। लोड के चेंज होने से क्या फर्क पड़ा रे? इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं चेंज होगा, सीरीज में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक ठाक तो है, लेकिन उतने भयंकर नहीं देखने को मिले। सबसे ज्यादा जो चेंजेस देखने को मिलते हैं ये मिलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब शब्दों का खेल देखिए जी। नॉट फॉल्स का मतलब क्या है? करेक्ट। नॉट फॉल्स गलत
नहीं है, मतलब सही है। और सही कौन सा है? डिफरेंशियल। ऑप्शन कौन सा था? 4। पूरी डीसी मशीन ये रही तुम्हारे सामने। और अगर डीसी मोटर पर और चलना की इच्छा है तो देखो, ई बी बराबर में एन पी फाइव जेड बटे 60 है। पूरी मशीन को ही याद करा दो तुम्हें। एन प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई 5। मोटर में यही होता है। N2 बाई N1 बराबर में EB2 बाई EB1 इंटू 5 बटे 5 होता है ये। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 5 आइए बता देना भाई अगर हम लीग से कहीं अलग जाए। स्पीड कंट्रोल पढ़ते हो? देखो, स्पीड कंट्रोल करने में आर्मेचर कंट्रोल या आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड देखो। आर्मेचर कंट्रोल कहां होता है बोलो? ए भाई, बेस स्पीड से कम पर, बेस गति से कम पर, ठीक है। और यदि आप फील्ड फ्लक्स करते हो, फील्ड फ्लक्स, तो बेस से ज्यादा पर। वार्ड लियोनार्ड मेथड है। वार्ड लियोनार्ड में कोई भी जनरेटर, कोई भी मोटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेपरेटली एक्साइटेड ही को करो। वार्ड लियोनार्ड की एक प्लस पॉइंट यही है। तो वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल पॉसिबल होता है। एक होता है प्यारे बच्चों वार्ड लियोनार्ड मेथड, होता है कि नहीं बोलो? वार्ड लियोनार्ड मेथड में एक एसी मशीन होता है और 2 डीसी मशीन होते हैं, जिनमें से एक जनरेटर के रूप में चलती है और एक मोटर के रूप में चलती है। हमेशा याद रखो कि जब हम वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल की बात करते हैं तो इसे जाना जाता है आर्मेचर कंट्रोल विधि के रूप में। कैसे जी? आर्मेचर कंट्रोल विधि के रूप में जाना जाता है। अब देखो बेटा, यहां पर यह है बेस गति, पावर इससे ज्यादा पर कांस्टेंट पावर, अब है टॉर्क, और इससे ज्यादा पर टॉर्क वेरी। हमेशा याद रखो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। देखो, हम ब्रेकिंग की बात करते हैं, हमेशा याद रखो कि जो 2 पॉइंट स्टार्टर, सॉरी स्टार्टर में 2 पॉइंट स्टार्टर की बात करें तो सीरीज के लिए इस्तेमाल होगा। 3 पॉइंट हमेशा शंट और कंपाउंड। 3 पॉइंट में प्रॉब्लम यह है कि यहां इससे हम उच्च गति प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उच्च गति प्राप्त करने के लिए जब भी हम फ्लक्स को कम करेंगे तो एनवीसी नो वोल्ट कॉइल हैंडल को छोड़ देती है, ये ऑफ हो जाता है। इसके लिए हमने बनाया 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर में एक बढ़िया चीज हमें यह मिलती है कि हम फील्ड वाइंडिंग को एनवीसी से स्वतंत्र बना लेते हैं। बताइए लिखा है कि नहीं? बहुत ही खास बिंदु है। तो 4 पॉइंट स्टार्टर भी यूज शंट और कंपाउंड के लिए ही हम लोग करते हैं। एक हम लोगों ने ब्रेकिंग पढ़ी। आपके लिए सवाल यह है कि सबसे अच्छी ब्रेकिंग कौन सी है? रीजनरेटिव। रीजनरेटिव ब्रेकिंग कभी भी प्लेन डीसी सीरीज मोटर पर लागू नहीं कर सकते। तो पहले डीसी सीरीज मोटर को एक डीसी शंट मोटर के रूप में जोड़ा जाएगा। याद आ रहे कि नहीं पॉइंट? फिर हमें यह दिमाग में रखना है कि जी देखो, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में एक मोटर जनरेटर के तौर पर चलेगा। वही बात आती है डायनामिक ब्रेकिंग। बेटा डायनामिक ब्रेकिंग में आर्मेचर से हम सप्लाई से हटाकर आर्मेचर के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहां पर भी मोटर एक जनरेटर के रूप में ही चलता है। सवाल पूछ लिया कि किस प्रकार की या किस किस प्रकार की ब्रेकिंग में मोटर एक जनरेटर के रूप में चलता है? बच्चे ने रट रखा है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। गलत। जनरेटर के रूप में रीजनरेटिव ब्रेकिंग में भी चलेगा और डायनामिक में भी चलेगा, लेकिन डायनामिक में सबसे ज्यादा पावर लॉस हुआ करता है और सबसे ज्यादा प्लगिंग मिला करती है। सबसे ज्यादा ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग आघूर्ण प्लगिंग में।
प्लगिंग कैसे प्राप्त करते हो? टर्मिनल को आपस में बदलकर। क्या होगा कि ब्रेकिंग जो ब्रेकिंग टॉर्क होगा वो बहुत ही अधिक हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव बड़ा ही शानदार, प्लगिंग के दौरान टोटल आर्मेचर में वोल्टेज कितना? यस, क्या लिखवाया है? V प्लस EB, दिमाग में रखो। ये सारे मोटर की जान है दोस्त। अब आर्मेचर रिएक्शन बढ़ते हो, देखो आप लोग कहां गलती कर रहे हो। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यह है कि आप या तो चीजों को याद नहीं रखना चाह रहे हो या हल्के में ले रहे हो। अगर एग्जामिनर नॉर्मल पूछ रहा है कि भाई ब्रश कहां पर रखोगे, नॉर्मली ब्रश कहां रखा होता है, तो आंसर करना था कि GN। प्रैक्टिकली होता है, कह रहा है कि स्पार्कलेस कम्यूटेशन के लिए या मोटर में ब्रश को रखने की सबसे अच्छी कंडीशन क्या है? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना। तो MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो हो ये रहा है कि जी ध्यान से देखना है पूरे डिस्कशन को इसे कि क्या क्या, और फिर 2 मिनट के लिए आंखें बंद करना और पूरे जनरेटर और मोटर को अपनी नजर पे घुमाना कि सवाल को ध्यान से पढ़ना और फिर नेक्स्ट वाले सवाल पर तब आएंगे। आपने यहां क्रॉस था, ये डॉट था, खैर चलो ये जनरेटर इस तरफ घूम रहा था भाई बच्चों, हैं जी। ये हमारा लीडिंग था, लीडिंग पोल टिप। देखो गलतियां यहां हो रही है, ये वाला मोटर के लिए लैगिंग पोल टिप है, क्योंकि मोटर तो इस तरफ को घूमेगा ना यार बच्चों, और ये वाला है लैगिंग पोल टिप। तो सवाल ये है, देखो अगर मैं जनरेटर के लिए कहता तो मैं ये कहता आपसे कि जनरेटर के लिए लैगिंग पोल टिप पर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। कौन सा है? मैग्नेटाइजिंग। कई बार मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को वो बेटा फ्लक्स डेंसिटी भी दे देता है। क्या लिख देता है जी? फ्लक्स डेंसिटी। ये लीडिंग पोल टिप पर किस तरह का प्रभाव है? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है कि नहीं बोलो? और यहां पर है किसके लिए लेकिन यार? जनरेटर के लिए। जनरेटर के लिए MNA चलने की दिशा में शिफ्ट होता है कि नहीं? क्या कहा? जनरेटर के लिए MNA जनरेटर के चलने की दिशा में शिफ्ट होता है। अच्छा, सवाल जनरेटर का बढ़िया रट रखा बच्चे ने, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सवाल नहीं पढ़ा, उसने कहा कि DC मोटर में लीडिंग पोल टिप पर किस तरह का प्रभाव। अब बच्चे ने जनरेटर वाला रट रखा है जी, लीडिंग मतलब डीमैग्नेटाइज, वो भूल गया कि मोटर मतलब इस तरफ चलेगा। तो मोटर के लिए ये वाला जो हिस्सा है ये लीडिंग पोल टिप था, और ये मोटर के लिए लैगिंग है। अब उसने तो बेचारे ने टूटा फूटा अपना रट्टा मार रखा है। तो मोटर के लिए बोलो, अब इन पे गलती नहीं होनी चाहिए दोस्त। मोटर के लिए लीडिंग पर किस तरह का है? उठा के ना जमीन में गाड़ दूंगा सर की तरफ से, बता रहा हूं, नशे में। क्या है ये? मोटर के लिए लीडिंग पर मैग्नेटाइज, दिख नहीं रहा ये? मोटर इस तरफ घूम रहा है, यही तो तुम पेपर में भी करके आते। गलती तो यही हो रही है यार, सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही। यहां क्या है? अब मोटर के लिए लैगिंग पोल टिप पर डीमैग्नेटाइज इफेक्ट। सवाल मोटर का था, पर बेचारे जनरेटर का रखा, जनरेटर को लगा के आ गया, उसे लग रहा है कि बहुत सही, ऑप्शन ए मैच कर गया। MNA जनरेटर के चलने की दिशा में शिफ्ट होगा और मोटर के चलने के विपरीत दिशा में। समझ में आई? ब्रश के MNA पर रखने पर स्पार्किंग नहीं होगा। आपसे पूछे कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण, जैसे हमने कहा स्टेटमेंट थे यार,
आर्मेचर रिएक्शन के कारण बोलो आयरन लॉस बढ़ता है कि नहीं? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? यही तो स्टेटमेंट का, भाई स्टेटमेंट की धज्जियां कहां से उड़ेंगी जब आपको पॉइंट पता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण नलाय को φm या bm बढ़ानी, क्या फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई एक पोल टिप पर। जब ये बढ़ गई तो Pe प्रोपोर्शनल टू bm स्क्वायर और pH प्रोपोर्शनल टू bm 1.6, तो आयरन लॉस नहीं बढ़ेंगे क्या? आयरन लॉस बढ़े, यही तो ड्रॉबैक है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण आयरन लॉस बढ़ते हैं, स्पार्किंग बढ़ती है। ठीक है जी, स्पार्किंग बढ़ रही है, कम्यूटेशन बेकार हो रहा है। अच्छा जी, चलो ये भी बढ़िया था, ये याद होना चाहिए। अब मेरा सवाल देखो क्या था, वही है कि सवाल को पहले सुनना है, उसके बाद में आंसर करना है। आर्मेचर रिएक्शन तो अलग कहानी थी। हमने कहा कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर फ्लक्स एमएमएफ की वेवफॉर्म कैसे बनती है। तो आर्मेचर एमएमएफ, जब आप आर्मेचर एमएमएफ ये बनाओगे ना, तो ये बनेगी ऐसे त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर। और फील्ड फ्लक्स याद आनी चाहिए मेरे बच्चों आपको। ये फ्लैट टॉप तो है, लेकिन दो भुजाएं पैरेलल अगर आ जाएं तो ये बनती है ट्रेपेजॉइडल। चतुर्भुज तो बना एक, क्या समलम चतुर्भुज है, तो ये बनता है ट्रेपेजॉइडल। देखो इस तरह का है। ठीक है जी। अब देखो सवाल ये था बेटा, जब आप आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम करने की बात कर रहे हैं, और आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम करने के लिए वही प्रभाव या वही चीज काम आ जाएगी जो कम्यूटेशन को अच्छा करने के लिए था। क्या बीमारी जी? हम एक का कंपनसेटिंग वाइंडिंग शब्द, डैम्पर वाइंडिंग नहीं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमेशा याद रखना, ये आर्मेचर करंट ही समान बहेगा, आर्मेचर के साथ श्रेणी में। इंटरपोल भी आर्मेचर के साथ श्रेणी में। इंटरपोल हमेशा कहां लगाएंगे रे? इंटरपोलर ना देके जीएनए एक्सिस पर दे सकता है। अगर कहें कि कम्यूटेशन एक्शन कहां होता है, कम्यूटेशन एक्शन कहां होता है, तो आप कहेंगे कम्यूटेशन एक्शन हमें मिलता है यहां, ब्रश पर कम्यूटेशन एक्शन। दोस्त कई बार जैसे कम्यूटेटर को हमने क्या कहा, स्प्लिट रिंग के नाम से जानता है। पूछ रहे किस मटेरियल का, हार्ड्रॉन कॉपर, स्लिप रिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज। चलो नेक्स्ट वाला सवाल है, सवाल ये रहा, चलो ये नहीं, तुम नेक्स्ट वाला करो, ये तुम्हारे लिए एकदम से ज्यादा हो जाएगा। ये वाला करो, ज्यादा नहीं करना अभी, ये वाला करो आराम से ध्यान से पढ़ के। कोई नहीं, हमारी ट्रेन छूट रही है यार, ध्यान पूर्वक लगाओ न्यूमेरिकल को कि क्या है। करके देखो, तब पता चलेगा कि आप कहां हो भाई। सीखो, 5 मिनट लग रही लगने दो, गलत नहीं होना चाहिए।
क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में 10 सवाल लगाओ, लेकिन ऐसा लगाओ जो सब मशीन को दिमाग में घुमा दे। पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करो, कोई जल्दी नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए, रटावा नहीं करना। हम्म, देख लो, देखो गलती नहीं, हमने कहा, हमने क्या पूछा है दोस्त, आरपीएस, हमने आरपीएम में पूछा ही नहीं, कोई नहीं होगा सर। हमने आरपीएस में पूछा, आरपीएम में पूछा ही नहीं। देखो गलती का चांस ये था मेरे शेरों, एन पी फाइव जेड बटे, ये तब है जब एन हमारा आरपीएम में हो, इससे भी ऑप्शन मैच करेगा, रख के देख लो। और ईजी बराबर अभी हमने कहा था एन पी फाइव जेड बटे ए, ये तब है दोस्त, कब, जब आरपीएस में हो। लैप है, ए बराबर पी गायब, एन ई जी बटे में फाइव जेड। ई जी कितना भाई बच्चों, 500, फाइव कितना है बोलो तो, 500 गुणा 10 की घात -3 गुणा जेड है बेटा 40 गुणा 12। अब बताओ जी कितना हो गया, ये 2 जीरो से तो एक को खत्म कर दे, 5 चौक, नहीं ऊपर क्यों, इसे ही हटा लेते हैं ना नीचे वाले को, बात तो एक ही आएगी। चलो जी 5 चौक 20 मिला, गुणा 12 गुणा 10 की पावर -1, इससे फिर एक कैंसिल कर दिया हमने, 500 बटे 24 कितना आ गया रे, 2 दशमलव, अरे 500 बटे 24 है ये, 20.8 आएगा ना। देखो सॉल्यूशन करो ना, अरे देख यार, एक जीरो गायब, एक जीरो तो यहाँ के 2 पावर तो 10 की पावर -1, 5 चौक 20, फिर इस जीरो से ये गायब, 12 दूनी 24, 20.8 आरपीएस इसका सही उत्तर है। देखो अब जिन्होंने बेचारों ने नहीं कर रखा, अब देखो गलतियां हम पकड़ भी लेते ना, अरे देख लो यही तो है। चलो यार इसमें मान लगा के देखो ना तुम, इसमें मान लगा के देखो, एन का मान यहां से निकाल के देखो कितना निकालो, एन बराबर में ई जी गुणा में कुल मिलाकर एन का मान यहां से निकालो, ई जी गुणा 60 बटे में ये कितना हो गया जी 5 और जेड, देखो कितना आएगा, है 100 नहीं ज्यादा आएगा, 1250 के लगभग आ जाएगा, 1257 देखो किसका, ओ भाई 2 मार खाएगा मेरे से। अब जरा यहां देखो, तो यहां से भी कुछ ना कुछ उत्तर आएगा, गलत ये है, यहां एन किस में ले रखा है, आरपीएम में। बताओ यही छोटे छोटे मिस्टेक है जो पेपर में बन रही हैं आप लोगों से, इन पे काम करने की आवश्यकता है हमें, बस इन पर काम करने की आवश्यकता है। 20.83 को 60 से गुणा करके देखना रे कितना आया, 1250 मारेंगे बच्चे, ऑप्शन ए मैच करेगा, उन्हें लगेगा सही है, हाँ मतलब 1250 तो हो गई गड़बड़, देख लो
तो क्या पूछा है देखो, आरपीएस में पूछा है, गलत नहीं होना चाहिए। आरपीएस में कितना है? 20.83। पक्की बात है, गलत तो नहीं होगा। अब डीसी मोटर, डीसी जनरेटर में देखो, आपने ये चीज पढ़ी है बेटा, एक न्यूमेरिकल प्यारा सा यहां से है, लैप और वेव। बेटा ए बराबर तो पी होता है कि नहीं? मान लिया अगर 4 है तो पैरेलल पाथ भी 4 बनेंगे। वाइंडिंग को बनाने का यही तरीका है यार। और यहां अगर 4 होते तो बेटा ऐसा है, अब डीआरडीओ में हो सकता है न्यूमेरिकल कुछ इस पे फंस जाए, नाराज मत होना, अच्छे से करके आना। देखो, आप लैप में जब सीखते हो तो रिजल्टेंट पीछे है, लेकिन डीआरडीओ में हमेशा एक ट्रेंड रहा है कि डीआरडीओ ने सवालों को, चाहे लास्ट सेप्टम की बात कर लो, डीआरडीओ ने मेनली ऐसी चीजों में सवाल देता है पीसीएल। डीआरडीओ का ज्यादातर जो सवाल रहेंगे आपके, वो छोटे छोटे फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल बेस या थ्योरेटिकली, मतलब जो हमारे मेन सब्जेक्ट है, फालतू की चीजें नहीं पूछेगा। लेकिन इसमें भी विषम है, विषम है, पीसीएल यूपीआरएनएल का ट्रैक है। यहां याद रखो, जैसे रिजल्टेंट है तो वाई बी माइनस, लेकिन यहां पर प्लस में हमने बोल रखा है, यहां अंतर बोलो 2, अंतर यहां भी 2, ये ओड यार, अरे यार 1 3 में 1 1 में बकायदा लिखा रखा है। अब देखो यहां वाई बी ग्रेटर देन प्रोग्रेसिव, ठीक है, और ये क्या लिखेंगे हम? प्रोग्रेसिव, आगे की तरफ बढ़ना। और वाई बी लेस देन, ये होती है रेट्रोग्रेसिव। अब 2 मिनट का टाइम है, 2 से 5 मिनट पूरे डीसी मशीन को अपने दिमाग में रिवाइज करो, क्योंकि पेपर में मैं साथ नहीं जाऊंगा, कोई टीचर साथ नहीं जाएगा, पेपर में तुम खुद के साथ खुद जाओगे। ईएमएफ इक्वेशन, ये लैप था, ये वेव था। 2 मिनट पूरी डीसी मशीन को दिमाग में घुमाओ अपने कि क्या क्या पॉइंट है, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिया? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 20 30 पॉइंट है, अपने दिमाग में हमेशा रखो। चलिए जी, हम गारंटी दे रहे हैं, हमारे 10 सवाल तुम्हारे 100 के बराबर होंगे, तुम्हारे दिमाग में ये चीज चलेंगी। सवाल पढ़िए, अपने पूरी नॉलेज को यूटिलाइज करो और आंसर करो। अपनी पूरी नॉलेज को यूटिलाइज करो। जितना दिमाग है सब लगा दो। जितना सोच सकते हो सोचो। अब क्या है ना, वो रटे रटाई नहीं, पूरी नॉलेज को यूज करो।
करो करो, अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करो। अब कोई सड़े गले सवालों से तो आगे आओ। अब राकेश, वी बराबर आई आर से तो आगे चलना पड़ेगा, एग्जाम पास करना है तो। इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पकड़ना है, दम है तो आंसर करो। चले भाई, यही तो मेन प्रॉब्लम है, यही मेन प्रॉब्लम है। देखो पहले पेज पे क्या है ना भाई, हम इसीलिए तो विलन है यार तुम्हारी लाइफ में ना, हमने भी कसम खा रखी, तुम विलन कहो जो मर्जी कहो। मेन प्रॉब्लम क्या है, इस पे आ जाओ भाई। हमारा पर्पज कौन सा ये है कि तुम्हें दुखी करे। समस्या क्या है बताओ भाई, बाल मुकुंजे समस्या क्या प्रॉब्लम है बताओ। नॉलेज अलग चीज, प्रॉब्लम सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ना, ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ना। सवाल है क्या, सवाल क्या है? इट्स ए डीसी जनरेटर। अभी 5 मिनट में 2 बार ये सवाल रिपीट हो गया, तो सवाल गलत पढ़ क्यों रहे हो? देखो तुम्हारी गलती नहीं, देखो आ जाओ दिखाओ। तो ऑप्शन वही लगाओगे ना जब जो जान रहे हो, तो जो नहीं होगा भाई ऑप्शन वही तो लगाओगे। ये लाइन से ऊपर ना ए बी ए बी ए बी, ये देखो अब भी बी, अब भी इनका बी चल रहा है 2 3 और 4। हमने आज तक दुनिया में कभी भी, इतने दिन हमें पढ़ाते हो गए, हमने जनरेटर की आज तक गति नियंत्रण विधि नहीं पढ़ाई, ना पढ़ी, किसी राइटर ने नहीं लिखी। तो जनरेटर में ये कौन से गति नियंत्रण विधि आ गई, सवाल ये है। नॉट करेक्ट, तो भैया ये सारे ही करेक्ट नहीं है, इसीलिए क्या है, ऑल ऑफ दीज। यही तो हुआ। और तुम सवालों क्यों नहीं पढ़ रहे भाई तेवतिया जी? पहले पेज पे लिखा क्या है ये तो बता, ये बता। फिर वही है, अबे इस सवाल का पैटर्न यही है, स्टेटमेंट ये देता है और सवाल में क्या पूछना है वो नीचे ही लिखा जाता है यार। यही तो हुआ। नॉट करेक्ट मतलब गलत, तो ये सारे ही गलत नहीं है। चलो जी नेक्स्ट ये रहा, करो लेकिन प्लीज ध्यान से पढ़ना। मैंने कहा ना 10 सवाल में तुम्हें आसमान से ना नीचे लेकर आऊंगा, ताकि पूरी रात तुम पढ़ाई करो। अब रियली में नहीं है यार जमाना, वही पढ़ाता रहूं तुम्हें ट्रांसफॉर्मर ये है वो नहीं है जमाना यार। सवाल तो करोगे क्या है पैटर्न। देखो मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है? 4 ऑप्शन है, फ्रेम, शाफ्ट, दिमाग लगा लेना इनमें सब में, देखो प्रॉपर पढ़ के है, प्रॉपर पढ़ना, जल्दबाजी नहीं। साइज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कह रहा है कि सही कौन सा नहीं है, पढ़ लो। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, गलत। इसमें कह रहा है कि इनमें गलत कौन सा है। देखो गलत सब है, तो जब गलत सब है तो हमें ये ऑप्शन लगाना था। कम्यूटेटर से पता चलता है कि ये मोटर डीसी है या फिर एसी मशीन है। कम्यूटेटर किसका बना होता है बोलो? हाइड्रोजन कॉपर। काम क्या है? एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। कम्यूटेटर सेगमेंट किससे बने होते हैं?
माइका से बने होते हैं। ठीक है जी, चलो बढ़िया सवाल है भाई। अब और लगाओ फिर, अब और बढ़िया है। हमने कहा ना 10 सवाल में ना तुम बाहर भागे कमरे से, लेकिन आप पेपर देकर भी आए हो। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि थ्योरी इजी, लेकिन क्या ऑप्शन बढ़िया कलाकारी से। प्लीज आंसर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। नफरत करने वालों की आज तो गया जय प्रकाश, कहाँ तोड़ा। नालायक, बार पहले पेज पे लिखा है एक डीसी मशीन में इंटरपोल जुड़े होते हैं। अब पूछा गया है कि नॉट रॉन्ग, यूपीआरवीएनएल में देकर कुछ सीखे नहीं क्या? हमारी हर एक टेस्ट सीरीज में 16 पेपर करा दिए, नोट वालों पे ज्यादा फोकस रहा कि भाई नोट वाले तो करो। नॉट इनकरेक्ट इससे पहले भी कई बार पेपर में चर्चा की है। नॉट रॉन्ग का मतलब क्या है दोस्त? सही। तो सही बताओ भाई। अब इनमें से पढ़ो। पहली बात, इंटरपोल कहां लगते हैं? जीएनए एक्सिस इंटरपोल एक्सिस पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए, साथ में कम्यूटेशन को अच्छा करने के लिए। है जी, है ना बढ़िया बात। ठीक है, तो लेकिन लगाते किसके साथ में है? सवाल तो ये है। ऑप्शन बेटा, मैंने ये नहीं पूछा, नॉलेज नहीं, ऑप्शन पूछा है। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। हाँ बतिया बतिया कर दे। और किसी को बदलना है? हाँ भाई अरविंद जी बदलेगा। ओके, देखिए हम कह रहे हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के भी सीरीज में ही लगेगा, क्योंकि सीरीज जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ सदैव सीरीज में ही होती है। नहीं होती क्या? या हम गलत है? हमने क्या कहा था? 10 नंबर तक। क्योंकि दोस्त देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि नॉलेज तुम लोगों को बहुत है, लेकिन तुम गलत तरीके से सवाल लगा रहे हो, तो नहीं होगा ऐसे। देख, सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में है, तो जो धारा आर्मेचर में बहेगी वही सीरीज में बहेगी बहेगी और वही धारा इंटरपोल में बहेगी। तो इंटरपोल वाइंडिंग सीरीज के भी सीरीज में हो गई और आर्मेचर के भी सीरीज में हो गई। तो हम कह रहे हैं कि दूसरा भी ठीक है और हम कह रहे हैं कि फोर्थ भी ठीक है। अब दूसरा और चौथा जो सही है, ये ऑप्शन बी सही है, ना कि ये हमारा सवाल था। दिया ना बेसिक पर। मैं कह रहा ना सवाल इजी, लेकिन ऑप्शन बढ़िया। हिल गए तो ये थे जे, इतने जे। मैंने कहा ना भागोगे, लेकिन अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करो कि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा सारी चीजें, लेकिन बस एक कमी है, इसे दूर कर लो, टॉपर हो। वो क्या है? सवाल को पढ़ के अपने नॉलेज को लागू करना। समझ गया तेवतिया? तो डीआरडीओ में ढंग से करके आना फिर ये। और ये तो डीआरडीओ हमारे लिए नॉर्मल एक बहाना है, हमारा तो यूपी पीसीएल इरादा है फिर। चलो जी, अच्छा नेक्स्ट वाला सवाल ही बहुत प्यारा सा सवाल है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग जुड़े होते हैं और इनमें से इनकरेक्ट बताना है। अरे बहुत लोग नहीं, बहुत सारे ऑप्शन चेंज करेंगे। एक बार शेयर तो कर दो यार। देखो इनकरेक्ट बेटा ना, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोले तो गलत है। नॉट इनकरेक्ट नहीं लिखा, नॉट इनकरेक्ट होता मतलब सही। इस बार गलत ही पूछ रहा है, गलत कौन सा है बताओ? है सी नाइदर वन नाइदर टू, इसका मतलब तीसरे में होता है।
तीसरे में होता है। नाइदर का मतलब है, नाइदर का मतलब होता है ना एक ना दो, ठीक है जी, नाइदर ये है। पढ़ लो, चलो पढ़ लो 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन थोड़ा ना छूट रही है हमारी, ना हम चुनाव लड़ रहे, क्योंकि वर्करी पे जाना है, यही तो काम करना है। पढ़ लो एक बार। पहला ऑप्शन यानी कि ओनली 1। अच्छा, और मैं कह रहा हूं कि ये सारी ही गलत है। सेपरेटली एक्साइटेड की वाइंडिंग अलग होती है, ना कि किसी के साथ क्लोज्ड, ओपन या संट होती है, अलग से जुड़ी होती है। देखो जी ने कहा ना, जब भी इंसान को अपनी ताकत पे घमंड हो, अपनी जैसे बोलते हैं ना, अपनी जवानी पे घमंड हो, तो उसे बीमार लोगों के बारे में सोचना चाहिए। यानी जब घमंड हो, जब जाते ना रास्ते से, तो शमशान घाट की तरफ एक बार देखना चाहिए, तो घमंड एकदम नीचे आया था जमीन पे। और जब अपने टेक्निकल में बहुत तेज घमंड हो कि हम सीख गए, तब हमारी एक ऑब्जेक्टिव क्लास लगा लो ना, जमीन पे आ गए तो एकदम नीचे। अब आज पूरी रात तुम्हें मशीन पढ़नी है, और कल थोड़ा सा और सवाल हम लाएंगे, लेकिन अभी डोज खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू है, ठीक है जी। इसलिए देखो, उस भाई ने खोल रखी थी स्लाइड, उसने खोली हुई थी जब मैं क्लास लेने गया है। जैसे अगर 2-4 दिन 2-4 दिन नहीं, हम तो अब यही चलेगा, और अब अगले में हम डंडा भी लाएंगे दोस्त 2-3 दिन के बाद। तो मैंने इसलिए तुम्हारे लिए बंद करी है, बनाई तुम्हारे लिए ही थी मैंने, लेकिन इसलिए ये देखो किसी किताब से नहीं मिलेगा एक भी सिंगल। ये इसलिए कि शुरुआत में तुम्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाना था, तुम्हें एक्चुअली समझाना था। आते ही मैंने कहा बेटा इन्हें ये पॉइंट है, पहली स्लाइड पे वही पॉइंट बताए जिस पॉइंट पर सवाल थे, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। फिर सोचा कि अब तो ठीक है, अब दोस्त शुरू करते हैं। देखो सेपरेटली एक्साइटेड ये है ना, इसका इससे मतलब ही नहीं, अलग रखी हुई, क्यों जबरदस्ती पीछे पड़ रहे हो, सारे इनकरेक्ट है, हैं? अब इससे बढ़ जाए ये वाला, नेक्स्ट। द फंक्शन ऑफ पोलसू देखे ना, ओके पढ़ लो फिर, देखे तो आ जाओ जमीन पे। हम्म पोल्स का काम होता ही है वही। पोलसू क्या करेगा? फ्लक्स एक समान वितरण करता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है एयर गैप में फ्लक्स का, यही तो काम है, हैं? हाँ, नहीं फील्ड वाइंडिंग तो तुमने कर दी ना, पोलसू जो बना रहे हो वो काम होता है दोस्त एयर गैप में यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये होता है। ये कह रहा है कि इंक्रीज फील्ड वाइंडिंग, भाई कहां से भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस है तो गलत था। अभी ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही बताना था, है जी, बताइए पहला गलत है क्या? फिर कह रहा है कि टू इंक्रीज द भाई आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कहां से बढ़ा रहा, ऐसा तो कुछ हमने सिखाया ही नहीं। सपोर्ट द आर्मेचर कॉइल, देखो मजाक, अबे आर्मेचर कॉइल रोटर में है, कहा इसे सपोर्ट कर रहा है, ये फंस गया था इसमें, ये भावुक हो गया था, मैं सुन लिया था। हाँ वो आर्मेचर को लिख दिया ना, देखो हमने आर्मेचर कॉइल लिख दिया, वो तो फील्ड है, फील्ड वाला फील्ड करते हैं वहां,
फिर कह रहा है कि इंक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक, ना जी, एयर गैप में रिलक्टेंस कम करके यूनिफॉर्म फ्लक्स करना ही तो इसका काम था, तो इंक्रीज नहीं डिक्रीज, तो ये भी गलत है। तब हम कहेंगे कि नन ऑफ दीज। है ना सारे बेसिक पॉइंट, लेकिन बच्चे ने क्या नहीं, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला पता नहीं क्या क्या रट दिया, लेकिन पोल शू छोड़ दिया। 250। चलो जी आ जाओ, देखो करो जी, कोई जल्दी नहीं, प्यार से पढ़ना, एक एक चीज को प्यार से पढ़ो तब लगाओ सवाल। करो करो, बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन ढंग से पढ़ लेना है, इसमें तो जे वाले भी घूम जाएंगे। नहीं ना ना, गलत हो तुम। ये सारे सवाल जिस तरह से वर्तमान में पूछ रहा है उसी के आधारित पर डिजाइन किए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि जे वाले घूम जाएंगे। ये आईटीआई वाले को ही हिसाब से बहुत डेप्थ में न्यूमेरिकल फॉर्मूला कहाँ है, सारे थ्योरी के सवाल है दोस्त। श्रृंखला जनरेटर का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज इज वेरी हाई, पहला ऑप्शन है। किसको कह रहा है ये, सीरीज जनरेटर। चलिए जी, देखिए ये आप क्लेम नहीं कर सकते, छोटू कहाँ, ओके कोई नहीं, 29 तारीख को नया नोटिस आएगा, तुम सब लाइन पे आ जाओगे बेटा। 29 तारीख को ये नोटिस आने वाला है, और जो कि 1 जनवरी से लागू होगा, यानी कि 2 से। कोई भी बच्चा क्लासरूम में मोबाइल फोन लेकर नहीं आएगा, आएगा तो उसका जब्त कर लिया जाएगा, 100 रुपये जमा करेगा, उसके बाद मोबाइल फोन वापस मिलेगा। इन 100 रुपये को हम भी नहीं कि हम इसमें राजा बनेंगे, पार्टी कर लिया करेंगे हर शनिवार को बच्चों के साथ में, लेकिन पनिशमेंट मतलब पनिशमेंट है। तीसरा ये, ओके देखो ये कोई कंपलसरी नहीं बेटा कि सीरीज जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज हाई हो, क्यों, देखो इंटरनल आप यहां समझिएगा, फिर आप थोड़ा सा रिलेट करिएगा कि हम किस तरीके से काम करते हैं या किस तरीके से आंसर करते हैं। ये आरएससी होता ना यार बच्चों, लोड यहां है ना, लोड करंट आईएल ये है भैया, लोड तो यार बदलता है, सीरीज पर तो वैसे भी बदल चेंज करने वाला लोड, ओके तो यार बच्चों आईए बदलेगा, मेरा मन तो यही कह रहा, होगा कि नहीं बताओ। अरे लोड बदलेगा, अरे आईए बदलेगा, तुझे क्या हुआ रे, मन नहीं लग रहा तुझे 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 तो मन नहीं लग रहा क्या, हाँ फुल लग रहा। तो जब ये बदलेगा, ये वोल्टेज ड्रॉप फटाफट नहीं बदलेगी, अबे यार आ रही है और ये तो चेंज होगा वोल्टेज ड्रॉप। जब ये वोल्टेज ड्रॉप बदलेगा तो ये वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा टर्मिनल। यार सीरीज जनरेटर की मेन प्रॉब्लम यही थी कि लोड चेंज होने के साथ में टर्मिनल वोल्टेज बहुत ज्यादा चेंज है, क्या है, बहुत ज्यादा चेंज है, तो वेरी विद लोड वेरिएशन ये सही है। लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं कि हाई है और कम, ऐसा कोई मैटर नहीं है, ये कोई रिलेट नहीं करते। लोड बदलने से टर्मिनल वोल्टेज फटाफट बदलती है अच्छे खासे, डज नॉट वेरी। देखो हाई और लो का हमने पहले मैटर को गायब कर दिया, क्यों, इसलिए अगर तुम कहो ना खुश हो जाओ सर लोड तो बहुत कम है, ओ भाई लोड कम है ना तो ये वोल्टेज भी बहुत कम बनाएगा, तो ऐसी कोई खुश होने की बात नहीं है इसमें, चाहे लेवल कम हो ज्यादा हो लेकिन वेरिएशन हमेशा ज्यादा होगी। अच्छा ये कह रहा है कि लोड के साथ बदलता नहीं, कि सर क्या मजाक है,
भाई लोड बदलने से यही एकमात्र ऐसा जनरेटर है जिसमें वोल्टेज सबसे ज्यादा वेरी करती है। तो आपने कहा जी कौन सा वाला सही है? नॉट फॉल्स। हमने नॉट फॉल्स मतलब सही, और सही कौन सा है? दूसरा। ठीक है जी। देखो इनकी सबकी विशेषता याद रखो। लोड करंट के साथ टर्मिनल वोल्टेज सबसे ज्यादा भयंकर वैरी इसी में करती हुई दिखती है तुम्हें, कुछ ऐसे। ये तो लीनियर बना दी इस वाले में। सबसे ज्यादा वेरिएशन यहां है, देखो फिर ये अंडर कंपाउंड, ये कुछ ऐसे फ्लैट, ये ओवर, ये संट, या डिफरेंशियल। सब में देख लो, लेकिन सबसे ज्यादा लोड के साथ वेरी करने वाली, अब डिफरेंशियल के कहां यूज करेंगे फिर? ये रही देखो सीरीज। तो सीरीज में लोड के साथ वोल्टेज सबसे ज्यादा वेरी करेगी। चलो जी, ये रहा सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है, और ध्यानपूर्वक पढ़ो शांति से, उसके बाद लगाओ। इंग्लिश का सवाल। बोलो 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 बोलो। अरे शाबाश, अभी बताया देखो। ये क्या बीमारी है? यस, शाबाश, कम्यूटेटर। ठीक है, अब अभी क्या घबराना। हार्ड ड्रॉन कॉपर। करेक्ट ही पूछ रहा है, कभी भावुक हो जाओ। नॉट इनकरेक्ट का मैटर नहीं है। ये क्या है जी? ओनली 3। और नॉट इनकरेक्ट पूछता तो फिर 1, 2 और 4। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है ना, रजिस्टिविटी 1.5 की रेंज में इंटू 10⁻⁻8। एल्यूमिनियम कॉपर से कम है, कॉपर का 60% रहता है, और इसमें 2.2 की रेंज में। फॉस्फो ब्रॉन्ज ये क्या बनाते बोलो रे? ये स्प्रिंग और स्लिप रिंग। ठीक है जी, टेम्परेचर प्रभाव कम रहता है इसमें। चलो भाई बच्चों, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया सवाल है। लेकिन ना बना के देखो, गलत नहीं करेंगे। नॉट रॉन्ग है ना, करेक्ट। देखो देखो, बहुत सुंदर सवाल है। ब्रेन के न्यूट्रॉन्स की जलेबी बन गई सर, ऐसे क्वेश्चन देखकर, और अगर छोटू देख ले तो हार्ट अटैक से मर जाए। अरे नहीं यार, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता छोटू कौन है। अभी तू जब से घर से आया, तू तब से घर घर से ही आया ना। ये तो पक्का है, तू मेरे लिए खाने का भी मस्त सामान लाया, तो घर से ही आया। इससे पहले भी घर ही गया था, लेकिन खोया खोया सा है ना जब से तू पेपर दे के आया। कुछ कहीं कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं, कुछ किसी से दिल लगा बैठा उस पेपर सेंटर पे? क्योंकि तू भी सेलिब्रिटी से कम थोड़ा ही है। अरुण तेवतिया को हमारे सब विद्यार्थी जानते हैं। हम तो बोल लेते हैं आराम से, टी शर्ट पे अरुण तेवतिया लिखा ले नीचे। बढ़िया। तो अभी तो हम बात कर रहे थे ना, डीसी सीरीज मोटर ये नहीं बनाते थे क्या? क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। देखो टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा ना, तो IA ही किसके बराबर होता है यहां? IL के। और ये ग्राफ होता है हमारा पैराबोलिक। हाइपरबोला तो ऐसा नहीं बनता है, तो ऐसा बनता है, ये ऐसा सा हाइपरबोला ना। और रेक्टेंगल हाइपरबोला फिर कुछ ऐसा ऐसा सा ये बनता है। ये नहीं आता तो क्या करें, अब नहीं आता। अरे नहीं, ये आता है, ये रेक्टेंगल हाइपरबोला आता है, इंडक्शन में आता है ये वाला। ये आता है इंडक्शन में, 3 फेज इंडक्शन में।
तो पैराबोलिक कहाँ है? नॉट रॉन्ग, पैराबोलिक है, देखो यहां पर। ठीक है भाई, वेरी गुड। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन पहले पढ़ लेना। नॉट इनकरेक्ट, देखो स्टेटमेंट है नॉट इनकरेक्ट, मतलब सही वाला। मैं मिला था तेवतिया जी से, हाँ। चलो भाई बच्चों बताओ, पूरी मशीन, ए भाई 6 घंटे सोना है, नींद लेनी है बढ़िया, 6 आवर पूरी, लेकिन मशीन को नहीं छोड़ना है, पूरी मशीन को बढ़िया से रिवाइज, जिस रिदम में हम पहले थे पेपर से उसी रिदम में रिवाइज करो। डेली प्रतिदिन 6 बजे हम उपस्थित हो जाएंगे तुम्हारे लिए, हमने 2 घंटे रिजर्व रखे हैं। डेली तुम्हें जगाने का काम करना है। अब जो तुमने पढ़ लिया ना, बस उसको रगड़वाना है तुम्हें जम के, कि भाई यहाँ गलतियां हैं, यहाँ गलतियां, यहाँ गलतियां, उन पे काम करो। बोलो जी। वोल्टेज कंट्रोल मेथड, पहली बात तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो होता है, ये वायर लियोनार्ड कंट्रोल स्कीम की बात कर रहा है और कुछ नहीं। ऑप्शन पढ़ो। पढ़ लो पढ़ लो। एक बच्चा कह रहा है सर ज्यादा सवाल करवाओ। हम कह तो रहे यार, अब हमारी एज होगी 33 भाई, अब हमसे जल्दी सवाल सवाल होते भी नहीं है, स्लो ही करवा सकते हम सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन करेक्ट? बोलो जी। ए भाई वाल या नोड में ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सेपरेटली एक्साइटेड ही लगाओ, बस हमेशा याद रखना यार। अगर एक मोटर है, एक जनरेटर, एक जनरेटर, एक मोटर, एक जनरेटर, एक मोटर, एक जनरेटर, एक मोटर, और क्या समझाऊं, तो ये सारे के सारे ही, ये क्या दे रहा है जी? नॉट, अभी रुक जाओ, हमें ये बताना था क्या क्या कॉम्बिनेशन में, क्योंकि एक है, अब हमें बनाना पड़ेगा वॉल्यूम नोड को समझने के लिए। एक है संट मोटर और सीरीज जनरेटर, तो संट मोटर की अलग चले, सीरीज की अलग, बात नहीं बनेगी ना। सीरीज है फिर संट है, नहीं उसकी ड्रॉपिंग और एक, ये नहीं बात बनेगी। सीरीज जनरेटर सीरीज मोटर दोनों में वेरिएशन। वॉल्यूम नोड बनाओ, 3 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई से क्या लगाते थे? 3 फेज इंडक्शन मोटर, लोड को लगाओ। हाँ, सेपरेटली पर ही चलेगा। तो दोस्त इसमें तभी हम कहेंगे नन ऑफ दी, ये सही आएगा। नॉट इनकरेक्ट, हम भावुक हो गए थे, करेक्ट समझ बैठे। नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट बताना है, तो नन ऑफ दी, जिसमें तो कोई भी नहीं है भाई। ये यही तो होता है वॉल्यूम नोड। फिर टर्मिनल कुछ वोल्टेज आता है, इसे हम जनरेटर के रूप में चलाते हैं, और यहां पर 5G ग्रेटर देन रखेंगे 5M, और इधर लगा देंगे हम लोग मोटर। तो फिर हमने कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स बनाई थी कि बेस स्पीड से कम पर इसकी वेरिएशन करेंगे, और बेस गति से ज्यादा पर ये वेरी करेंगे। नन ऑफ दीज को सही करो। अब खींचो फोटो इसका। किसके लिए लागू करेंगे दोस्त? सेपरेटली एक्साइटेड मशीन्स के लिए। अब ले लो फोटो। एक बच्चा कह रहा है मैंने तो, मेरा ए सही था, एक कह रहा है बी सही था, एक कह रहा है सी सही था। सवाल पढ़ो। चलो, ओवर एक्साइटेड,
ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉ करता है। एक अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर में इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट क्या है। बोलो, बढ़िया से पढ़ो। मेरा 6 तारीख को पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है, आप कभी भी आइए, हम मिलेंगे। अच्छा, डीआरडीओ का होगा इस बच्चे का देहरादून में। पढ़ो रे। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। अब देखो, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लीडिंग करंट लीडिंग करंट, यही तो हुआ। हमें बताना क्या है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यानी कि गलत। कौन सा होगा? लीडिंग करंट लेता है और लैगिंग, सॉरी, धारा, यही तो होगा, ड्रॉ करता है। तो गलत आ रहा है यार ये, सॉरी, वोल्टेज लिखना था हमें यहाँ ना, तो ये तो गलत हो गया फिर हमारा, इनकरेक्ट। एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर ड्रॉ लैगिंग करंट ड्रॉ करता है। यस, गलत कर बैठे इसमें ना। ये क्या करता है? लैगिंग को ड्रॉ करता है, लैगिंग लेता है और लीडिंग देता है, तभी पावर फैक्टर बढ़ता भी है। एक तो ये था, लैगिंग करंट होता है जो देता है, और लीडिंग वोल्टेज अभी बताऊंगा, देखो इन्हें ना। और नो इफेक्ट ऑफ करंट ऑन वोल्टेज। देखो, जब भी ये ओवर एक्साइटेड की बात करता है, ओवर एक्साइटेड किससे आती है? एक्साइटेशन से आती है कि नहीं? एक्साइटेशन के बदलने से एक तो हम लोग पावर फैक्टर बदलते हैं और एक वोल्टेज। कुछ मिस्टेक कर बैठे इसमें हम बनाते समय ना, क्योंकि नो इफेक्ट ऑन करंट एंड वोल्टेज, वोल्टेज पे भी आता है, करंट पे भी, तो ये हम कुछ मिस्टेक कर बैठे इसमें। इसे नेक्स्ट वाले में हम चेक करेंगे। कुछ कुछ लैंग्वेज में कुछ छूट गया हमसे इसमें ना। चलो इसे करो आप। सिंक्रोनस मोटर इज नॉट यूज्ड, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमें इनमें से इनकरेक्ट बताने हैं क्या है, तीनों में से। करो जी। सिंक्रोनस मोटर इज नॉट यूज, देखो, क्या इंक्रीजिंग द स्पीड करने के लिए है? नहीं। क्या वोल्टेज बढ़ाने के लिए था? नहीं। क्या इंक्रीजिंग द लोड करना था? भाई लोड को कैसे बढ़ाएगा? तो हम लोग देखेंगे भाई, मेनली लोड बढ़ाने के लिए नहीं था, लोड चलाने के लिए था। तो ये तो सारे इनकरेक्ट हो गए, तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे ही इनकरेक्ट है। चलो जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बड़ी अच्छा सवाल है, लेकिन सब लोग करेंगे तब बताएंगे, मतलब जल्दी ना करें, प्यार से सॉल्यूशन करो। हेलो,
बताइए जी। हम्म देखो जी, जब हम n बराबर देखते हैं, टू क्या मिलता है? अरे दोस्त, ये तो इसमें है, n बराबर 120 f/p। और जब आरपीएस में पूछे तो 2f/p ये होता। हमने पूछा है आरपीएस में तो 2f 100 कितना आ गया रे? 25। देखो जो गड़बड़ करेगा 120f बटे कितना आएगा? फंस गया है कि नहीं? देखो ये लिख रहे बच्चे, मतलब बड़े कलाकार है। 1500 1500 1500 250 250 तो ऑप्शन में भी ना। तो उत्तर क्या था? नन ऑफ दिस। ठीक है, कर सकते हो। तो सवाल को एक्यूरेट पढ़ना है। सवाल मुश्किल नहीं आएगा, बहुत बहुत गहराई से नहीं आएगा, ऊपर से पूछेगा। पढ़ो जी। देखो मोटर में आ गया कुछ कहानी सिंक्रोनस मोटर से, पढ़ो। पहला कह रहा है कि बताइए कि तुल्यकालिक मोटर के बारे में दिए गए तथ्य में कौन सही या गलत है। ये कह रहा है, सुन तो लो, कि डैम्पर्स डू नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट हंटिंग, कि डैम्पर पूरी तरीके से हंटिंग को समाप्त नहीं कर पाता, जो कि बिल्कुल नहीं कर पाता। यार आपने भारी तो बना दिया उसे, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाए ना, तो फ्लक्चुएशन तो रहेगा। सही है। फिर कह रहा है कि लिख रहा है बकायदा कि डैम्पर से हंटिंग पूर्णतः समाप्त नहीं होती, है ना। हाँ, देखो डैम्पर मेक्स सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट। डैम्पर वाइंडिंग की मदद से सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है और चलने लगता है एक इंडक्शन मोटर के तौर पर। और जब ये कुछ देर चलता है ना, 70 से 80% पहुंच जाए, तो हम एक्साइटेशन दे देते हैं और पहुंच जाता है सिंक्रोनिज्म में। तो यार दोस्त, ये तो पहला भी सही है और दूसरा भी। देख लो ना, ये तो लिख रहा है नॉट, शब्द तो देखो, नॉट कंप्लीटली, पूर्णतः समाप्त नहीं करता है। तो सही तो कह रहा है, पूर्णतः समाप्त नहीं करता, थोड़ा कम जरूर करता है, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं करता। फिर वही, अरे कंप्लीटली की बात नहीं, नॉट से बात बनी है। अगर ये कहता डैम्पर कंप्लीटली प्रिवेंट हंटिंग तो गलत था। सेंटेंस बदला है नॉट से। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि डैम्पर्स हंटिंग को पूर्णतः समाप्त नहीं करता। तो वो तो सही है ना, नहीं करता पूर्णतः। चलो जी, स्टेटमेंट वाले चाहिए थे ना, करो। लेकिन एक भी न्यूमेरिकल आया क्या बताओ, मुश्किल से छोटे मोटे। कितना समय हो गया जी? 7:52। चलो जरा पढ़ो। जब एक सामान्य रूप से, जब एक सामान्य रूप से
उत्तेजित नॉर्मली एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर पर भार बढ़ जाता है तो इसका शक्ति कारक हो जाता है। नॉट करेक्ट। क्या कह रहा है? नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछ रहा है, गलत कौन सा है। यार बच्चों एक बात बताओ जरा, सोचो जरा, ये क्या कह रहा है कि जब एक सामान्य रूप से का मतलब क्या है? नॉर्मली एक्साइटेड पर यूनिटी पावर फैक्टर सिखाया कि नहीं? तो ये तो नॉट करेक्ट बताना था, यानी कि इनकरेक्ट बताना है। ओहो, पहला तो सही है, अप्रोच यूनिटी। अच्छा, फिर ये दूसरा कह रहा है कि रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो एक बात बताओ, नॉर्मली एक्साइटेशन पर जब तक ये चल रहा है ना, तुम भार भूर जो मर्जी बढ़ा दो, जब तक ये नॉर्मली एक्साइटेड रहेगा, जब तक इसका पावर फैक्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो क्या कह रहा है जी? रिमेन अनचेंज्ड। ये भी सही हो गया। ठीक है जी। अब बात फंस गई इस पे आके कि बिकम्स इंक्रीजिंगली लीडिंग। ये हमारा सही नहीं बैठ रहा, मतलब ये हमारा फिट नहीं बैठ रहा। तो पहला दूसरा हमारा सही फंसा इसमें, और ये आ गया हमारा पहला और दूसरा, यही तो बनेगा। अरे नॉट करेक्ट मतलब है? अच्छा सॉरी, ये थर्ड तो लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन में है नहीं ना, तो थर्ड नहीं है मात्र कॉम्बिनेशन में, तो फिर हमें ये जाना पड़ेगा। हमें नॉट करेक्ट थर्ड ढूंढना था, सिर्फ केवल थर्ड वाला ऑप्शन ढूंढना था, वो नहीं है तो नन ऑफ दीज मार्क। क्या दिक्कत आ गई भाई? 3 के साथ हम 2 को नहीं पेल सकते ना, इसमें नहीं लगा सकते यार, दूसरा तो है, तो हम जबरदस्ती ऑप्शन बी पे नहीं जा सकते। अब ये बताओ जी, एयर गैप बढ़ाने से क्या होता है? बस आज इससे आगे नहीं जाएंगे, यही बताओ। एयर गैप इन 3 फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप लंबाई बढ़ाने का प्रभाव होता है। रिड्यूस द एयर गैप फ्लक्स। मेन चैनल में मेरी क्लास कितने बजे लगी हुई थी? 9 बजे शेड्यूल है। 9 करेक्ट बता रहे हैं दोस्त, करेक्ट। ए भाई, अगर एयर गैप बढ़ेगा, एयर गैप की लंबाई, तो फ्लक्स तो कम होगा, ये तो ठीक था। और अगर ये बढ़ेगा तो लीकेज ज्यादा होगी, एयर गैप बढ़ने से पावर फैक्टर कम हो जाता है, तो पावर फैक्टर बिगड़ गया। अब ये इंप्रूव जब ऊपर बिगड़ गया तो इंप्रूव क्यों लिख रहा है? ये नहीं होगा फिर। और रिड्यूस द टॉर्क, क्योंकि देखो एक्स बढ़ेगा ना, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। भाई ये बढ़ेगा ना, तो रिड्यूस द टॉर्क, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी है करेक्ट। पूछे है ना, तो ऑप्शन सी है। कल का होमवर्क है, पहले पेज पे ले आओ तुम्हें एक बार फिर से। देखो ये, नाराज मत होना यार, लेकिन जमाने के साथ चलो। आज के वर्तमान स्थिति एग्जाम को पास करने की ये है। देखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इस चीज को आप झुठला नहीं सकते। तुम 2020 को 2022 से नहीं तुलना कर सकते। लेवल कंटेंट तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ना बदल गया, आज भी प्रतिरोध वही है, लेकिन एग्जामिनर किस दृष्टि से सवाल बना सकता है वो थोड़ा तो परिवर्तन करेगा। तो आपके सिलेक्शन पूरा का पूरा इस कहानी में है। देखो, इलेक्ट्रिकल में चाहे नॉट करेक्ट पूछे सवाल में, चाहे इनकरेक्ट इनवैलिड, स्टेटमेंट वाले क्या है, सिंगल टॉपिक, मल्टी टॉपिक और मल्टी सब्जेक्ट।
तो कल आपको थोड़ा सा मल्टी टॉपिक और मल्टी सब्जेक्ट के एक एक दो दो सवाल दूंगा, बाकी फिर वैलिड इनवैलिड वाले इन सिलसिले को चालू रखेंगे। ये आपके आत्मविश्वास को गिराएंगे नहीं, बढ़ाएंगे, सवाल को समझने में मदद करेंगे। ये पहले दिन था थोड़ा मुश्किल लगेंगे, कल फिर पीछे पड़ जाएंगे, तो 8-10 दिन में तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, जो तुम्हें स्वयं सही करनी थी। अब ये बीड़ा मैंने उठाया, भाई मैं सही करवाता हूं, ये लास्ट है। मतलब अगर ये कर गए इस तरह के सवालों को, फिर नहीं पीछे रुकने वाले। अब देखो जी, मेहनत या सॉलिड मेहनत करने से, पॉजिटिव अप्रोच करने से, ऑब्जेक्टिव लगाने से, रिवीजन करने से, ये सब बेकार है यदि आप ये गलतियां करते हो। सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ना जो कि अभी चल रहा है, ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ना जो कि अभी चल रहा है, ऑप्शन में यूनिट को ध्यान से नहीं देखना या सवाल में यूनिट को ध्यान से नहीं देखना जो कि अभी गलतियां चल रही है, या ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर तरीके से हल ना करना, ये कमियां हैं हमें, तो इन्हें दूर करना है भाई। और दूर कैसे होंगी? प्रैक्टिस से दूर होंगी। तो आज का होमवर्क है पूरी मशीन को रिवाइज करके आना। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।